वेलकम फ्रेंड्स, आई एम पवन गद्दी। हमने पिछले लेक्चरों में संघीय शासन प्रणाली में संसदीय शासन व्यवस्था को देखा था, जिसके 3 प्रमुख अंग हैं: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति के विषय में हम पिछले लेक्चर्स में चर्चा कर चुके हैं। अभी जो शेष रह जाता है वह है लोकसभा और राज्यसभा। तो आइए देखते हैं संसदीय शासन प्रणाली के ये 2 महत्वपूर्ण अंग लोकसभा और राज्यसभा की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितने इंपॉर्टेंट है और कितने क्वेश्चंस इनमें से बनते हैं मैं आपको बताऊंगा। ध्यान दीजिए और राइट डाउन कर दीजिए। चलिए आइए देखते हैं संसदीय शासन प्रणाली में जो संसद के 3 प्रमुख अंग होते हैं: लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा। राज्यसभा संविधान के अनुच्छेद 80 में उल्लेखित है। इसे संसद का स्थायी सदन कहा जाता है। याद रखिए, क्वेश्चन ये बनता है कि राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है। तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है, वो होता है 6 वर्ष का। आगे देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया है। यह संसद का अस्थायी सदन है। इसके लिए निर्वाचन हर 5 साल की अवधि में होता है। केंद्रीय गवर्निंग बॉडी के अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि में लोकसभा के चुनाव संपन्न कराए जाते हैं, जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से सदस्य चुनकर लोकसभा में भेजे जाते हैं। वही जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। आइए देखते हैं लोकसभा संविधान का अनुच्छेद 81। जनता, इसका फर्स्ट पॉइंट है जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से उम्मीदवारों जो लोकसभा चुनाव में हिस्सा लेते हैं, उन उम्मीदवारों को जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से चुना जाता है। और इन्हीं सदस्यों में से राज्य मंत्री, उप मंत्री और कैबिनेट मंत्री बनते हैं। और लोकसभा में जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुने गए उम्मीदवारों में से ही एक व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री भी बनता है। इस बात को याद रखें। दूसरा कि इसे लोकप्रिय और चर्चित सदन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जितने भी बिल होते हैं यह पहले इस सदन में पास होते हैं, उसके बाद राज्यसभा में भेजे जाते हैं पास होने के लिए या स्वीकृति के लिए। देखिए, इसे लोकप्रिय और चर्चित सदन इसलिए भी कहा जाता है कि इसके पास, लोकसभा के पास, कुछ एकाधिकार सुरक्षित होते हैं। वे एकाधिकार ऐसे होते हैं जिस पर कोई भी सदन हस्तक्षेप नहीं कर सकता। बताऊंगा आगे कौन से हैं। तीसरा है, इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कि प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि में लोकसभा के चुनाव संपन्न कराए जाते हैं और उसके द्वारा लोकसभा सदस्य, जिन्हें एमपी कहते हैं, एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो चुन के भेजे जाते हैं, जो जनता का प्रतिनिधित्व लोकसभा में करते हैं। इसे अस्थायी सदन कहा जाता है। इसे अस्थायी सदन क्योंकि इसी गवर्निंग बॉडी को हर 5 वर्ष की अवधि में बदला जाता है नए लोकसभा सदस्यों द्वारा। इसे प्रथम एवं निम्न सदन कहा जाता है। प्रथम और निम्न सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भेजे जाते हैं, जिनकी अवधि 5 साल के लिए होती है और इसकी बॉडी अस्थायी प्रकृति की होती है। इस कारण से इसे निम्न सदन की संज्ञा दी गई है। देखिए, लोकसभा सदस्य बनने के लिए आयु सीमा जो निर्धारित की गई है वह है 25 वर्ष। फर्क देखना कि जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोकसभा के जो अधिकारी होते हैं, यानी जो लोकसभा बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, उन्हें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहा जाता है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष बिड़ला साहब। इसके अधिकतम सदस्यों की संख्या
550 सॉरी 552 निर्धारित की गई। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 545 है। 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं इस सदन में, जो आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं। अब आंग्ल भारतीय समुदाय क्या है? आंग्ल भारतीय समुदाय कि हमारे देश में विदेशियों ने आकर काफी समय तक शासन किया। अब काफी समय तक शासन किया तो उनका मात्र एक उद्देश्य था विदेशियों का कि व्यापारिक दृष्टि से भारत का उपयोग करना। अब वो आए, उनको यहाँ का प्रकृति परिवेश जम गई। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? उन्होंने यहाँ की संस्कृति को अपना लिया और धीरे धीरे यहाँ पर बसने लगे। अब यहाँ के लोग जो थे वो पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हुए, परिणाम स्वरूप अपने बच्चों का विवाह उनके साथ करने लगे। अब जो विदेशी है वो यहाँ से व्यापार करने के बाद भारत स्वतंत्र हुआ और यहाँ से वह पुनः अपने देश प्रतिस्थापित हो गए या चले गए। उनके लिए यह कोई बड़ा इशू नहीं था कि शादी किए तो हमारी पत्नी वहां है। वे विदेश में भी जाकर पुनः विवाह करके अपना गुजर बसर करने लगे। परिणाम स्वरूप उनकी जो औलादें रह गई वो भारत में ही रह गए, या उनके जो पत्नी और बच्चे रह गए वो भारत में रह गए। अब चूंकि वो भारतीय संविधान के निर्माण के पश्चात भारत के नागरिक कहलाए, अब भारत के नागरिक कहलाए तो उनका, क्योंकि वे थे व्यापारी वर्ग जो विदेश से आया था वो था संख्या में कम। अब संख्या में कम होने के कारण उनने विवाह संबंध स्थापित करने के बाद उनका परिवार भी रहा तो संख्या में कम रहा, एक बहुल्य जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाया। तो संसद में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई अधिकारी न होने की परिस्थिति में राष्ट्रपति के पास यह पावर होती है कि वह 2 सदस्यों का मनोनयन आंग्ल भारतीय समुदाय का संसद में न होने के कारण 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से आपको आंग्ल भारतीय क्या होता है। देखते हैं अधिकतम सदस्यों की संख्या। अभी वर्तमान में लोकसभा में 552 सीट अधिकतम रखी गई है। ये कुछ समय के लिए रखी गई थी। अब क्या है, वर्तमान में कोरोना जैसी महामारी ने अपना जाल बिछा रखा है, नहीं तो ये 2020 में लगभग 2020 में ये सदस्य संख्या चेंज होने वाली थी। वर्तमान में 545 सदस्य लोकसभा में हैं और 2 सदस्य आंग्ल भारतीय। क्वेश्चन बनता है कि लोकसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। दूसरी बात मैंने आपको एक बात बताई थी, अधिकारी, इसके अधिकारी अध्यक्ष उपाध्यक्ष, वहीं पर यहां पर चेंज आ जाता है। मैं आपको डिफरेंस करके बताता हूं। आगे देखते हैं राज्यसभा। राज्यसभा संसद का स्थायी सदन कहलाता है। यहां पर जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सदस्यों का निर्वाचन होता है। इसे शिक्षितों का सदन भी कहा जाता है। इसका कार्यकाल स्थायी, इसका कोई कार्यकाल होता ही नहीं क्योंकि ये एक स्थायी सदन होता है। इसके सदस्यों का जरूर कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। यहां देखिए कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ये क्वेश्चन बनता है। और ये भी क्वेश्चन बनता है कि लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। दूसरा कि यह स्थायी सदन है। स्थायी सदन इन द सेंस इसकी बॉडी को कभी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता या इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। इसे द्वितीय और उच्च सदन कहा जाता है। द्वितीय और उच्च सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोई भी विधेयक पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में पेश किया जाएगा, लेकिन चूंकि जनता का प्रत्यक्ष चुना हुआ उम्मीदवार लोकसभा में जाता है इसलिए इसे प्रथम सदन कहा जाता है, और इसमें अप्रत्यक्ष रूप से भेजा जाता है इसलिए उसे निम्न सदन कहा जाता है। दूसरी बात कि इसमें आयु सीमा निर्धारित की गई है राज्यसभा सदस्य बनने के लिए, वो 30 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके जो अधिकारी कहलाते हैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष, एक नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में
वह सभापति और उपसभापति कहलाते हैं। यहाँ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं आता। अब एक नॉर्मल आदमी ऐसी बात करे तो समझ आता है कि राज्यसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लेकिन जो तैयारी कर रहा है वह व्यक्ति ऐसी बात करे तो वो उसके लिए शोभनीय नहीं है, तो वह सभापति और उपसभापति कहते हैं। अब देखिए कि राज्यसभा का सभापति, राष्ट्रपति राज्यसभा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। दूसरी बात कि वह अपने वेतन की प्राप्ति भी राज्यसभा के पदेन सभापति की हैसियत से करते हैं। ठीक है, यह थी। और यहां पर डिफरेंस करने वाली बात है आयु में इसकी 25 वर्ष, इसकी 30 वर्ष, ये प्रथम सदन, यह द्वितीय सदन, ये निम्न सदन, ये उच्च सदन, ये अस्थायी सदन, ये स्थायी सदन। ठीक, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, ये स्थायी सदन होता है, यहाँ सदस्यों का कार्यकाल होता है। दूसरा, लोकप्रिय एवं चर्चित सदन है, यह शिक्षितों का सदन कहलाता है। यहाँ निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है, यहाँ अप्रत्यक्ष होता है। इसके सदस्यों की जो संख्या है वह अधिकतम सदस्य 250 होते हैं। और इसमें 12 सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन होता है। यह संविधान के 80 क के माध्यम से होता है और ये संविधान के अनुच्छेद 331 के माध्यम से होता है। तो ये जो 12 सदस्य होते हैं वह कला, वाणिज्य, शिक्षा, फिल्म, मनोरंजन, खेल, इन सदस्यों को राज्यसभा की सदस्यता राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है संविधान के अनुच्छेद क के माध्यम से। अब क्यों दी जाती है? देने के पीछे रीजन यह है कि उसमें राज्यसभा द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं उसमें प्रत्येक क्षेत्र का एक व्यक्ति इसलिए रखा जाता है ताकि उनकी नीति, उस क्षेत्र की नीति निर्माण में इनसे सलाह ली जा सके कि किस प्रकार से उस क्षेत्र का उन्नयन किया जा सकता है। देख साथियों, यहां होती है संघीय शासन प्रणाली में संसदीय शासन प्रणाली समाप्त। आगे मैं बताता हूं कि राज्यसभा के पास एक एकाधिकार होता है। इसके पास एकाधिकार होता है, वह है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। जो आप तैयारी कर रहे हैं आईएएस, आईपीएस की, यह सेवाएं अखिल भारतीय सेवाएं कहलाती है। और यह अखिल भारतीय सेवाओं के पद सृजित करने का अधिकार राज्यसभा के पास होता है। उसी प्रकार धन विधेयक के संबंध में एकाधिकार होता है किसके पास? लोकसभा के पास। कि धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, सिर्फ समर्थन के लिए राज्यसभा में भेजा जाता है। मानता है तो राज्यसभा ठीक है, नहीं मानता तो ऐसा माना जाएगा कि 14 दिन के पश्चात परामर्श के लिए भेजता है, और वो अगर परामर्श देता है तो लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं है। और यदि वह उसको पास धन विधेयक को राज्यसभा नहीं भी करता, उस परिस्थिति में ऐसा माना जाएगा 14 दिन पश्चात कि धन विधेयक पास हो चुका है। इस प्रकार से यह संसदीय शासन प्रणाली थी। साथियों, एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की तिथि आ चुकी है। मेरी आपसे आशा है कि आप पूरे जोश खरोश के साथ तैयारी में लगे रहें। समय कम है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमसे, और एमपीपीएससी की आगामी परीक्षा के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।